This is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज से हम एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हम और बूस्ट करने वाले हैं बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम डेली की 2 क्लासेस लाएंगे जिसमें दो दो कंपोनेंट के साथ हम आपकी रिवीजन प्रॉपर वे से करवाने वाले हैं, ठीक है। और डेली हम डे की जो क्लास होगी 3 बजे की उसमें इंग्लिश एंड कोर्ट अवेयरनेस करेंगे और इवनिंग क्लास में हम करेंगे जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स आएगी प्लस आपकी कंप्यूटर्स आएगी। तो आप मुझे जो है टेलीग्राम में बता देना चैट सेक्शन में कि आपको कंप्यूटर की कौन से टॉपिक पे आज एमसीक्यूज चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स की मैं सोच रही हूँ स्पोर्ट्स के जो है मैं करवा दूँ, तो आप मुझे बता देना इज़ दैट ओके फॉर यू, ठीक है। तो हम फिर आज करने वाले हैं 10 बजे वो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज जिसमें हमारे 20 कोड रिलेटेड टर्म्स के एमसीक्यूज होने वाले हैं प्लस 30 में आपकी इंग्लिश होंगी जिसमें 25 आपकी फिक्स प्रीपोजिशन होंगी दैट आर आस्क्ड मोस्ट रेपिटेडली इन मेनी एग्जाम्स लाइक एसएससी ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे मैंने वहाँ से भी लाए हैं और इसके अलावा 5 आपके जो है पीवाईक्यूज जो आपके सिनोनियम्स हैं वो मैंने लेके आई हूँ। तो इसी तरह से आपको पता है कि जेके एसएसबी और जेके हाई कोर्ट भी एसएससी को ही फॉलो करता है। तो जितने भी आपके पीवाईक्यूज बनते हैं उनको और उनके जितने भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं उनको प्रॉपर वे से आप रिवाइज करके जाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। और जो है क्लास जो अगर आप देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और जो भी बच्चे आज न्यू जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में आपको कितनी सारी वीडियोस मिलती हैं और हमारे साथ डेली लाइव आपको जुड़ना है अभी आज से। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पे हम करेंगे अंडर जुडिशियल कस्टडी द पर्सन विल बी केप्ट इन प्रिजन। तो जुडिशियल कस्टडी में पर्सन को प्रिजन में रखा जाता है लेकिन किसके ऑर्डर्स पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप में से सभी को पता होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें जुडिशियल कस्टडी की तो जो भी आपका एक्यूज्ड होता है जो मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में रखा जाता है और उसको जेल यानी कि प्रिजन में रखा जाता है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पे जेल में रखा जाता है, उसे आप बोलते हो जुडिशियल कस्टडी। और अगर हम बात करें पुलिस कस्टडी की तो इसमें आपका जो पुलिस है उसके पास फिजिकल कस्टडी होती है जो भी अक्यूज्ड पर्सन होता है जिसको फिर लॉकअप में रखा जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। और जब भी पुलिस क्या करती है अरेस्ट करती है किसी भी अक्यूज्ड को तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता ही है हेबस कॉर्पस जो आपकी रिट है इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा। और ये है आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। और अगर फिर आपको पता ही है जब बेल मिलती है तो उसको फिर रिलीज कर दिया जाता है 90 या 60 दिन के पीरियड के ऊपर, डिपेंड करता है कि उसने जो ऑफेंस किया है वो उसकी क्या कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू एंड दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज। तो जिसे आप एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो कानून की नज़रों में, ये आप इसको सबूत की तरह वहाँ पे दिखा सकते हो और ये रिटन स्टेटमेंट होती है और ऑफिशियली ये ट्रू होती है। तो जल्दी से बताएं, ये भी वैसे क्वेश्चन है और आपको इसका भी मतलब होना पता होना चाहिए भाई। ये आपकी कोर्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए यानी कि एफिडेविट, ठीक है। तो एफिडेविट होता है भाई आपका ये रिटन स्टेटमेंट। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो इसको हलफनामा, ठीक है। उर्दू का ये मतलब होता है हलफनामा। और इसको आप और क्या बोलते हो, शपथ, क्या बोलते हो, शपथ पत्र। और ये एक तरह का आप स्वर्ण, यहाँ पे स्वर्ण स्टेटमेंट होती है जो रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जब भी आप एफिडेविट को यूज़ करते हो तो आप ये क्लेम करते हो कि जितनी भी जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है एंड करेक्ट है और जो भी लिखा गया है वो सब आपको पता है, ठीक है, जो जो उस एफिडेविट में लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a police may arrest without warrant, it is called। बिना वारंट के अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उसे आप क्या बोलते हो। तो ये भी काफ़ी बार आपको पता ही होना चाहिए, ये होता है आपका कॉग्निजेबल
कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसमें पुलिस अगर आपको अरेस्ट करने आती है तो उनको किसी भी तरह का वारंट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है ये आपके सीरियस क्राइम होता है, कॉग्निजेबल इसका नेचर होता है, ठीक है, जिसपे पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, और आपके लिए जो पुलिस है वो आपकी एफआईआर भी रजिस्टर कर सकती है, और जो भी आपने क्राइम करा होता है जिसके लिए आपको अरेस्ट करा जाता है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है, एफआईआर जो है इसमें दर्ज करके। और ये जो जितने भी ऑफेंस है इसमें आपका आ सकता है, जैसे कि आपका रेप, ये भी आपका सीरियस हीनियस क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके अलावा हम बात करें मर्डर की, उसके बाद थेफ्ट आ गया आपका, राइट्स जो होते हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी बीमारी ऐसी है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना, तो अगर इसके प्रति जो है वहाँ पे किसी ने नेग्लिजेंस दिखाई, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की ऑर्डर्स को अनफॉलो करा, तो ये भी आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, ठीक है। या फिर आप हार्श ड्राइविंग करते हो, रैश ड्राइविंग करते हो, और ये इससे जो है, या फिर जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको आप डेंजर कॉज करते हो, ये सब आपके कौन से क्राइम होते हैं, कॉग्निजेबल क्राइम। लेकिन बाकी हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो ये माइनर नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी असॉल्ट हो गया, या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत किसी को आपने चोट लगा दी, जैसे किसी कोई भी आप छोटी मोटी चीज़ें कंसिडर इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द इम्प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ पार्टीज और कॉजेज ऑफ एक्शन इन लीगल एक्शंस। तो इन प्रॉपर तरीके से आप किसी को गलत तरीके से किसी केस में उलझा रहे हो, ठीक है, तो वो आप इसको क्या बोलते हो, जल्दी से बताएं आप। तो इसे हम बोलते हैं मिस जॉइंडर, ठीक है। जब भी कोई पार्टी को मतलब लॉ सूट में ऐड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, जो सिविल केस होता है, ठीक है, तो उसमें जब उसको ऐड कर दिया जाता है जबकि उसका कोई कसूर नहीं होता, ना ही वो प्लेंटिफ की कैटेगरी में आता है, ना ही वो डिफेंडेंट में आता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मिस जॉइंडर। और इसे आप और क्या बोलते हो, रॉन्गफुल जॉइंडर भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो जिन 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 लोगों का लॉ सूट में इंटरेस्ट होता है, या तो वो प्लेंटिफ्स होते हैं या फिर डिफेंडेंट होते हैं। प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट फाइल करता है जिसमें वो एक्यूजिशन लगाता है डिफेंडेंट पे कि ये इसने ये चीज़ करी है, तो मुझे इसके लिए ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए, या मुझे इसका जो भरपाई इस डिफेंडेंट को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफेंडेंट फिर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देता है, तो इस तरह से इनके जो है रेब्यूटल चलते रहते हैं। Next question, question number 5th is, if a person is found guilty of a crime is called, किसी पर्सन को आप गिल्टी मान रहे हो कानून की नज़रों में और वो साबित तो हो जाता है उसके ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। इसको बोलते हैं सजाए अफ्ता। क्या बोलते हैं इसको, सजाए अफ्ता। तो इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, डैश इज अ ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर दैट परमानेंटली प्रिवेंट्स अ डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट वुड वायोलेट द प्लेंटिव्स राइट। तो ऐसा एक ऑर्डर निकाला जाता है कोर्ट की तरफ से जो डिफेंडेंट को परमानेंटली मना कर दिया जाता है कुछ भी करने से जो कि प्लेंटिफ के राइट को वायलेट करता हो, ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं कर सकता, परमानेंट जो है उसको मना कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका परमानेंटली प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, ठीक है, उसको कुछ भी करने से रोक लिया है कोर्ट ने, ऑर्डर निकाला है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड और वे इन विच अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम। तो एक ऐसा तरीका या फिर मोड हम इसे बोल सकते हैं कि जिस तरीके से जिसको यूज करके कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है, दैट मोड इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। तो ये होता है आपका मोडस ओपरेंडी। तो अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो इसमें इसको मोडस ओपरेंडी को क्या करा जाता है, यूज करा जाता है कि जो भी क्रिमिनल होता है कि उसका क्या पैटर्न या क्या बिहेवियर रहा होगा ये पर्टिकुलर क्राइम को करने में, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि उसका यूजुअल तरीका क्या है, कि कोई भी अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसका मोडस ओपरेंडाई क्या है, तो ये होता है आपका द मॉडर वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज,
A dash is a legal document that a defendant files in response to a plaintiff's complaint. तो already I have told you that अगर कोई plaintiff plaint file करता है सिविल कोर्ट में, ठीक है, तो फिर उसके खिलाफ डिफेंडेंट के खिलाफ करता है, लेकिन फिर डिफेंडेंट को भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ पक्ष रखना पड़ता है, और जो भी वो रखता है उसे आप बोलते हो रिटन स्टेटमेंट. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. रिटन स्टेटमेंट हम इसे बोल सकते हैं या तो ये फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है. तो ये किसके लिए यूज होता है? कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कम्युनिकेट करना हो या फिर एविडेंस प्रोवाइड करना हो, ठीक है, एज अ रिकॉर्ड इसको सर्व करना हो, तो उसके लिए ये रिटन स्टेटमेंट आपकी यूज करी जाती है. बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग्स में ये काम आती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में भी, या फिर पर्सनल मैटर्स में भी ये काम आती है. और अगर हम लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिटन स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट का डिफेंस जो होता है क्लेम के लिए वो बताती है, और ये प्लेंटिफ का रिप्लाई होता है उसकी प्लेंट के अगेंस्ट. तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें वो एडमिट भी करता है या डिनाई भी करता है कि जो भी एलिगेशन उसने प्लेंटिफ ने उस पर लगाए हुए हैं वो गलत हैं, और मना कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे हम. लॉयर हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम. जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है विक्टिम के बिहाफ पे, क्योंकि कोई भी विक्टिम होता है अगर उसके खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वो क्राइम हुआ है, तो वो पूरा विक्टिम जो है फिर वो क्या करता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो फिर उस स्टेट को लॉयर रिप्रेजेंट करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं, और इसका सही आंसर होगा आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट के जो होते हैं ना वकील, उनको बोला जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये क्रिमिनल ट्रायल में ये अपना जो है वहाँ पे पक्ष रखते हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट करा जाता है ताकि ये स्टेट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें. ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं. नेक्स्ट, अ परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, जो कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो डिफेंडेंट के लिए ऑर्डर आता है कोर्ट के द्वारा कि ये अब इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कर सकता है, उसको मना कर दिया जाता है, बिकॉज वो जो चीज़ें कर रहा होता है वो प्लेंटिफ के राइट्स के अगेंस्ट होती हैं, और इसको हम और क्या बोलते हैं? परपेचुअल इंजंक्शन. तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. When an adult is taken away by force is called, फोर्सफुली किसी अडल्ट को जो है मतलब उसका वो कर दिया जाता है, क्या कहते हैं, अपहरण, तो उसे क्या बोलते हैं? तो अडल्ट को ए से लर्न करना है आपने, उसको बोलते हैं आप अबडक्शन. लेकिन किडनैपिंग जो होती है, अगर किसी माइनर को यानी कि 18 ईयर एंड बिलो से जो कोई पर्सन होता है उसका किडनैपिंग होती है तो वो बोला जाता है किडनैपिंग. ठीक है. The claim made by the defendant against the plaintiff in a lawsuit is called, जो डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्लेम फाइल करता है उस क्लेम को क्या कहा जाता है? अभी तो हमने रिटन स्टेटमेंट पढ़ी थी ऊपर, लेकिन ये क्लेम होता है, उस क्लेम को वो बताना है आपने क्या बोलते हैं. तो इसे हम बोलते हैं काउंटर क्लेम. लेकिन रिटन स्टेटमेंट क्या होती है? ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो यूज करके वो अपनी स्टेटमेंट देता है, कौन? डिफेंडेंट. लेकिन क्लेम होता है ना, ये क्लेम करता है, तो उसे बोलते हैं काउंटर क्लेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कोर्ट डिक्लेयर अ पर्सन टू बी इनोसेंट ही और शी इज कॉल्ड. तो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इनोसेंट, और उसको फिर उस केस से रिहा कर दिया जाता है, तो यानी कि एक्विट कर दिया जाता है. The action of an executive officer to substitute a punishment given to a convicted person with a less severe punishment. तो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, वो जो भी पर्टिकुलर पनिशमेंट किसी डिफेंडेंट को मिली होती है या फिर जो भी अक्यूज्ड पर्सन होता है, तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है कम्यूटेशन. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है आपने. एविडेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर इज कॉल्ड, इनडायरेक्ट नेचर के जो भी एविडेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको नहीं मिले होते, पर्टिकुलर केसेस में आपको कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले होते, लेकिन फिर आपको किस पे डिपेंड करना पड़ता है, रिलाई करना पड़ता है, जो भी आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप एज अ इनडायरेक्ट नेचर से उसको यूज़ कर सकते हो, तो उन्हें हम बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं अवेलेबल होते. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डेटर ऑफ जजमेंट डेटर हुज डेट इज अटैच्ड बाय द कोर्ट. तो ये जजमेंट डेटर कौन होता है? तो
आपको पता है एक होते हैं आपके जजमेंट होल्डर और एक होते हैं आपके जजमेंट डेटर। तो ये क्या कहते हैं इसको, मेरी जो हैंड राइटिंग को ज़रा इग्नोर करें क्योंकि ये माउस से नहीं लिखा जाता है। एक दो दिन में मैं भी पेन टैबलेट जो है मेरा आ जाएगा, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जजमेंट डेटर अगर हम बात करें, तो ये जो है इसको कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर कर दिया जाता है कि आपको इतने पैसे दूसरी पार्टी को पे करने हैं, ठीक है। आप एक तरह से बोल सकते हो कि जजमेंट डेटर आपका डिफेंडेंट हो सकता है और आपका जजमेंट होल्डर जो होता है वो होता है आपका प्लेंटिफ, ठीक है। तो प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के द्वारा ये पे करना पड़ता है। तो प्लेंटिफ इज जजमेंट होल्डर एंड जजमेंट डेटर इज आपका डिफेंडेंट, ठीक है। और ये आपको अगर वो नहीं पे कर पाता है तो फिर उसको क्या करा जाता है, गार्निश करा जाता है, ठीक है। गार्निश डेटर, जो गार्निश डेटर बोलते हैं, यानी कि जो भी पर्सन कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है वो एज ए गार्निश ही होता है, ठीक है। वो गार्निश ही डेप्टर होता है जजमेंट डेटर का। तो वो फिर उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, ठीक है, अटैच कर लेता है, क्योंकि जजमेंट डेटर जो है पूरा नहीं कर पाता वो आपका डेट, ठीक है, पे नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से ये फिर आपका गार्निशमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेंच कंस्टिट्यूटिंग ऑफ टू जज, दो जजों का जो बेंच होता है उसे क्या बोला जाता है। तो इसमें ये नहीं आपने ध्यान रखना है, डबल बेंच नहीं बोलते हैं उसको, डिवीजन बेंच बोलते हैं, डीजे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, डीबी डीबी, ठीक है। वॉलंटरी एक्ट ऑफ बर्निंग अ प्रॉपर्टी और सेटिंग अ प्रॉपर्टी ऑन फायर, तो आप जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी को जला रहे हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, तो ये होता है आपका आर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस रिया अ लेटिन टर्म, तो मेंस रिया जो है ये एक लेटिन टर्म है, इसे क्या बोलते हैं। तो ये आपका होता है गिल्टी माइंड, ठीक है। मेंस रिया को अगर हम बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं, गिल्टी माइंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड होता है, ये टर्म होती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो क्रिमिनल था उसने ये जो क्राइम करा है, इसके पीछे उसके दिमाग में क्या चीज़ थी, क्यों उसने ये जो क्राइम करा है, ठीक है, उसके माइंड को जो है ये पढ़ा जाता है। तो ये क्रिमिनल इंटेंट होता है या फिर मेंटल स्टेट होती है। तो ये जो प्रूफ करने के लिए होता है, क्रिमिनल ट्रायल जो होते हैं ना, तो गिल्ट को प्रूफ करने के लिए ये टर्म यूज करी जाती है, मेंस रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस दैट एस्टैब्लिश द इनोसेंस ऑफ अ डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट की इनोसेंस को जो आपका बताता है, एविडेंस प्रूफ करता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सकल्पेटरी एविडेंस। तो 20 क्वेश्चंस कर दिए हमने। आप बताएं आपका कितना स्कोर रहा है, और इस तरह की क्लासेस से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप अपने सजेशंस दे सकते हो किस तरह से मैं आपकी क्लासेस को इम्प्रूव करूं और किस टाइप के आपको लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के ऊपर क्लासेस। 25 क्वेश्चन करने हैं, और ध्यान से गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं। इंग्लिश में मोस्टली बच्चे गलत क्वेश्चन करते हैं, मैंने मोस्टली क्लास में भी देखे हैं जो लाइव में आते हैं, बाकी सारा ठीक हो रहा होता है लेकिन इंग्लिश में उनकी बैंड बजी होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, डेली प्रैक्टिस करो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंग्लिश का, यू मे आस्क अपॉलॉजी डैश हिम डैश योर रूडनेस। तो यहाँ पे आपने फिक्स प्रपोजिशन बतानी है, जल्दी से आंसर बताएं और गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन से अपॉलॉजी मांगनी हो तो उसके लिए क्या लगता है, टू, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपॉलॉजी मांग रहे हो तो उसके लिए लगता है आपका फॉर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एंड फॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑन द नाइट बिफोर एग्जाम शी वॉज सीन पोरिंग डैश द बुक्स इनटू, थ्रू, ओवर या नन। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ओवर। तो पोर ओवर का क्या मतलब होता है, इंटेंस स्टडी। तो आप बहुत ज्यादा डीप स्टडी करते हो उसे बोलते हो। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन होगी, पोर ओवर द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपको याद रख लेनी है। बहुत से फिक्स प्रीपोजिशन है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो डेली आप रिवाइज करें, ठीक है। तो इसमें आपका आपकी वॉच में टाइम क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपका यूज होता है बाय योर वॉच। इन नहीं आपने देखना है, इन तो आपको ऐसे हिंदी में तो सही लग रहा होगा लेकिन ये गलत ऑप्शन है। लेट्स डिस्कस डैश द वेज ऑफ इम्प्रूविंग द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश।
अब आपको पता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको प्रीपोजिशन नहीं यूज होती है, जैसे आपका डिस्कस के बाद आप अबाउट लगाते हो लेकिन नहीं आता है, डिस्क्राइब के बाद भी अबाउट लगाते हो लेकिन नहीं लगता है। तो डिस्कस हो ही रही है तो अबाउट क्यों लगाना है, डिस्क्राइब तो मतलब आप एक्सप्लेन ही कर रहे हो ना वो चीज़ को, तो उसके लिए अबाउट नहीं लगता, तो इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं रिक्वायर्ड होती है। ही फेल्ट नो क्वाल्म्स डैश बोरोइंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो एक होता है ना कि आप हिचकिचाते नहीं हो, नो क्वैम्स, ठीक है, तो उसको कोई महसूस नहीं होता है क्वैम्स, तो इसके लिए आपका फिक्स प्रिपोजिशन लगता है अबाउट, क्वैम्स अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग दिस ऐसे डैश ब्लू इंक। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई चीज यूज हो रही होती है तो उसके साथ फिक्स प्रिपोजिशन यूज होता है विन। जैसे कि अगर आपका कोई आई एम राइटिंग दिस विद पेन, ठीक है, विद पेन, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इंक है, तो इसके लिए आपका क्या लगेगा, इन, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ब्लू इंक, तो ये इंपॉर्टेंट है फिक्स प्रिपोजिशन में। वी आर रिलेटेड टू ईच अदर डैश मैरिज। अब यहाँ पे बता दें हम, यहाँ पे टू मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये मैरिज के द्वारा हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, हमारी आपस में पहचान है, रिश्तेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन वॉज ब्लाइंड डैश हिज लेफ्ट आई। तो यहाँ पे भी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। अब ब्लाइंड जो होता है इसके साथ जब टू भी आता है तो आप किसी के बिहेवियर के लिए जो ब्लाइंड अगर टर्म यूज करते हो तो उसके लिए आपका टू आता है, लेकिन इन लेफ्ट आई या फिर इस तरह का जो प्रीपोजिशन होता है यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लगता है आपका ब्लाइंड इन। नेक्स्ट, जॉन इज सीनियर डैश मी डैश 4 years। सीनियर हो, यूनियन हो, प्रायर हो, सुपीरियर हो, सबके साथ क्या लगता है, टू। और ये आपका 4 years, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, फॉर, जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए आपका लगता है सिंस, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, के लिए तो नहीं होगा ना, के लिए यूज होगा, फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो यहाँ पे के लिए की सेंस नहीं आ रही है, तो इसको सही कर लीजिएगा, बाय 2 years, ठीक है, बाय 2 years से वो मेरे से सीनियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो वैसे जो मैंने आपको बताया ये जो है ये तो सही है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस ही नहीं बन रही है फॉर की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी ऑप्टेड डैश अ रिकन्सिलिएशन डैश द डिस्प्यूट। तो रिकन्सिलिएशन क्या होता है, आप किसी से पैचअप कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपके इश्यूज थे आप उनको रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो किसके लिए हमें रेजोल्यूशन के लिए हम किसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पैचअप हो जाए विद द डिस्प्यूट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई सॉ द न्यूज डैश टेलीविजन एंड माई मदर रेड इट डैश द न्यूज पेपर। तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि रेडियो होता है या फिर टेलीविज़न होता है, इनके लिए फिक्स प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होता है, तो यहाँ लगने वाला है आपका ऑन, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, उसको देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका आता है इन, न्यूज़पेपर के साथ हमेशा इन आता है, ऑन एंड इन, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिस्टर हॉकिंग वॉज वॉकिंग डैश वुड्स डैश रेनी डे। आपको पता है जो मंथ्स होते हैं, मंथ्स के लिए आपका इन यूज होता है, ठीक है, डे और डेट के लिए आपका यूज होता है ऑन, तो रेनी डे है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आना है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन, तो यहाँ पे ये दोनों आपके एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉम आएगा या थ्रू आएगा, तो अब वो क्या कर रहा है, गुजर रहा है, थ्रू आता है, ठीक है। वुड्स क्या होता है आपका, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट से गुजर रहा है, तो यहाँ पे आपका आना है थ्रू वुड्स ऑन अ रेनी डे, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। द फार्मर वेक्स अप डैश सनराइज। तो ये जो है आपका कुछ आपके जो होते हैं वर्ड्स वो आपके एग्जैक्ट चीज बता रहे होते हैं, जैसे कि आपका एट और इन, ठीक है, एट जो है आपका एग्जैक्ट टाइम, जो पर्टिकुलर जैसे कि प्लेस भी होती है कोई पर्टिकुलर प्लेस में बताने के लिए आपका एट लगता है, इन आपका लार्ज एरिया के लिए लगता है, तो वैसे ही जैसे कि सनराइज है तो इसका एक एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए आपका एट यूज होता है। अब बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपका एट लगता है, जैसे कि आपका एट डॉन, तो डॉन क्या होता है आपका मॉर्निंग टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट आपका जो सनराइज जो होता है, और अगर हम बात करें डॉन तो वो आपका एग्जैक्ट टाइम पे होता है,
और जब आपका सनसेट भी होता है तो यानी कि डस्क तो भी एग्जैक्ट टाइम पे होता है। आप फोन पे देखते होंगे कि आज जो है सूरज इतनी बजे उगेगा या फिर इतने बजे डूबने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपका, तो इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ऐड लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ भी आपका टू ही लगता है, तो ये सभी को आप आई थिंक ये पता ही होना चाहिए। यहाँ पे दैन नहीं आएगा, आपका टू आने वाला है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर, तो यहाँ पे ये दो तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, लेकिन इन दो में आप कंफ्यूज होंगे, तो लेकिन यहाँ पे आपका आना है अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है? आर पार। लेकिन अगर हम बात करें ओवर की, तो रन ओवर एक फिक्स प्रिपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप क्रश कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रश की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेलवे ट्रैक जो है नदी के ऊपर आर पार बिछाया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फिक्स प्रिपोजिशन अक्रॉस यूज होगा। अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन, तो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डायरेक्शन बताई जा रही है, तो टू द कंक्लूजन, ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, यहाँ पे टू यूज होगा, फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर एक्शंस, तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं। अगर किसी पर्सन की बात हो रही हो तो टू लगाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के लिए बात हो रही हो, आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसके लिए फॉर लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि टू यहाँ पे लगना है। शी इज एंग्री डैश यू, अब वो तुमसे एंग्री है, तो यहाँ पे भी एंग्री अगर विद होगा तो यानी कि पर्सन की बात हो रही है, एंग्री टू होगा तो यानी कि किसी चीज की बात हो रही है, तो कोई पर्सन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शी इज एंग्री विद यू। द पुलिस वर डीपली स्केप्टिकल डैश सम ऑफ द प्रपोजल्स, तो उनको शक था जो भी प्रपोजल, यहाँ पे आपका आना था पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक थी जो है, उनको शक था जो जो प्रपोजल दिए गए थे, तो अबाउट लगेगा, स्केप्टिकल के साथ आपका लगता है अबाउट। वी आर सेंसिबल डैश द डिफिकल्टीज ही फेसेस, सेंसिबल,